गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेश धरदुबे आज आप लोगों के समक्ष इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 को ध्यान में रख करके एक सीरीज प्रारंभ किए हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग संपूर्ण भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज का जो अध्ययन है, यह भारत का भौतिक विभाजन का तीसरा पार्ट है, अर्थात उत्तर भारत का विशाल मैदान, जिसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। वैसे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अन्य कई प्रकार की सीरीज भी चलाई जा रही है, तो आप उन सभी सीरीज का भी अपने आवश्यकता अनुसार भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखते हैं कि उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, इसको किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है और किस प्रकार से इसका अध्ययन करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा तार्किक और प्रासंगिक हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, जिसका अगर हम स्थिति बताएं, तो एक प्रकार से दक्षिण में इसके है आपका प्रायद्वीपीय भारत और इसके उत्तर में है हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत के दक्षिण में है और प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में स्थित जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के द्वारा बनाया गया मैदान है, उसी को हम कहते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। और उसी की चर्चा आज कंप्लीट तरीके से की जाएगी। इस पर वैसे हम 2 एपिसोड आपके सामने लेके आएंगे। कुछ पार्ट आज डिस्कशन होगा और कुछ पार्ट इसका नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया है सबसे पहला कि जो विशाल मैदान है, यह विशाल मैदान प्रायद्वीपीय भारत को क्या प्रायद्वीपीय भारत को बाह्य प्रायद्वीप भारत अर्थात एक्स्ट्रा पेनिनसुलर से अलग करता है। ठीक है। साथ में यह नवीनतम भूखंड है। अगर भारत के सबसे नवीनतम भूखंड की बात की जाए, तो सबसे नवीनतम भूखंड जो है उत्तर भारत का विशाल मैदान ही है, जिसकी उत्पत्ति हिमालय की संरचना के पश्चात हुई है। तो सबसे नवीनतम संरचना है और एक प्रकार से अवसादी है। कैसी है? अवसादी है, जो हिमालय की उत्पत्ति के बाद हुआ है। यह जो है सिंध, गंगा और ब्रह्मपुत्र का प्रमुख भाग है, जिसके विषय में हम लोग आज अध्ययन कर रहे हैं। साथ में देखा जाए, जो कि भौगोलिक दृष्टि से एक खंड है, जिसे भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के राजनीतिक विभाजन ने अलग कर दिया है। यह जो उत्तर का विशाल मैदान था, यह विशाल मैदान संयुक्त रूप से जो पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश था, इन तीनों देशों में फैला हुआ था। लेकिन कालक्रम में इसका विभाजन हो गया और विभाजन हो जाने के परिणाम स्वरूप जो उत्तर का विशाल मैदान है, इसका भी एक दृष्टिकोण से विभाजन ही हो गया है। तो वैसे अब जो हम लोग अध्ययन करते हैं, यह उत्तर के विशाल मैदान का संपूर्ण अध्ययन ना होकर के जो भारतीय मैदान है, इसका अध्ययन होता है। तो यहाँ पर वही विषय वस्तु लिखी गई है। पश्चिम में सिंध नदी के मैदान का अधिकांश भाग जो है और पूर्व में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का जो अधिकांश भाग है, आज हमारे देश से अलग हो गया है। अर्थात पश्चिम वाला भाग पाकिस्तान में और पूर्व वाला भाग बांग्लादेश में चला गया है। साथ में यही कारण है कि शेष मैदान को हम भारत के विशाल मैदान के नाम से जानते हैं। जब संयुक्त रूप से हम भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान के मैदान की बात करते थे, अर्थात सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, जब तीनों की संयुक्त चर्चा होती थी, तो उसका नाम होता था उत्तर का विशाल मैदान। लेकिन चूंकि पाकिस्तान वाला सेक्शन, बांग्लादेश वाला सेक्शन सेपरेट हो चुका है, इसलिए जो बचा हुआ भाग है, इसे हम कहते हैं भारत का विशाल मैदान के नाम से संबोधित करते हैं, जिसमें सतलज का कुछ पार्ट आता है, ब्यास का मैदान आता है, गंगा का मैदान आता है और गंगा की सहायक नदियों के द्वारा जो निर्मित मैदान है, इसकी चर्चा यहाँ पर की जाती है। और ब्रह्मपुत्र की घाटी भी इसमें शामिल है। ब्रह्मपुत्र की घाटी का जो तात्पर्य है, बेसिकली जो आसाम वाला सेक्शन है, उसको यहाँ पर समाहित किया जाता है। और अनेक भारतीय विद्वानों ने इस मैदान को विशाल मैदान के नाम से भी संबोधित किया है।
तो यह इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन है उत्तर के विशाल मैदान का। अब बात करते हैं यहाँ पर कि इसका क्षेत्रफल और विस्तार क्या है। अगर क्षेत्रफल के बारे में हम डिस्कस करें तो यह विश्व के जितने भी विशाल मैदान है उसका सबसे अधिक उपजाऊ और घनी जनसंख्या वाला भूभाग है। विश्व में जितने भी मैदान हैं उन मैदानों में यह सबसे अधिक उपजाऊ और सर्वाधिक घनी आबादी को होल्ड करने वाला मैदान है। यह एकदम क्लियर कट होना चाहिए, क्योंकि जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है यहाँ पर सर्वाधिक पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है। अगर आप उत्तर प्रदेश की देखें तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व तो लगभग 829 है। इसी प्रकार बिहार का देखें तो बिहार पूरे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व को धारण करने वाला राज्य है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो उत्तर का विशाल मैदान है विश्व में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि तथा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व को धारण करने वाला मैदान है। इसका जो क्षेत्रफल है अगर इसके संदर्भ में हम देखें तो इसका जो क्षेत्रफल है यह 7 लाख वर्ग किलोमीटर है और इस मैदान की लंबाई पूरब से पश्चिम की तरफ अगर इसका हम एक्सपेंशन देखें तो पूरब से पश्चिम में लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। अर्थात जिस प्रकार से हम बात करते हैं कि हिमालय का विस्तार 2400 से 2500 किलोमीटर है, उसी प्रकार उत्तर के विशाल मैदान की भी अगर लंबाई की हम बात करें तो यह भी लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। लेकिन अगर चौड़ाई के विषय वस्तु में डिस्कशन किया जाए तो इसकी चौड़ाई में भिन्नता पाई जाती है। अर्थात क्रमशः अगर पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं, क्या क्रमशः पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई जो होती है कम होती जाती है। इसका तात्पर्य है पूर्व में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और पश्चिम की तरफ जैसे जैसे हम जाते हैं इसकी चौड़ाई कम होती चली जाती है। यह ध्यान रखना है, पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती जाती है। इसका तात्पर्य है कि अगर आप वेस्ट बंगाल में देखें, बिहार झारखंड में देखें तो यहाँ पर विशाल मैदान की चौड़ाई अधिक है, लेकिन जैसे जैसे आप उत्तराखंड की तरफ चलते हैं तो वहाँ पर आपको लंबाई मतलब इसकी चौड़ाई धीरे धीरे घटती चली जाती है। उसी संदर्भ में यहाँ पर लिखा गया है। पश्चिम में इसकी जो चौड़ाई है यह लगभग 500 किलोमीटर है और यहाँ पर जो लिखा गया है यहाँ पे देख रहे हैं क्रमशः पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती जाती है। पूरब से पश्चिम की ओर यहाँ पे कम नहीं बल्कि यहाँ पे होना चाहिए अधिक होती है, थोड़ा सा ये मिस्टेक माना जाएगा। और इसी संदर्भ में यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पश्चिम में इसकी जो चौड़ाई है यह 500 किलोमीटर है और पूरब में इसकी चौड़ाई घट करके लगभग 145 किलोमीटर रह जाती है। तो पश्चिम में चौड़ाई अधिक है, अर्थात जो आपका सिंध और गंगा का एक प्रकार से मैदान है वह काफ़ी चौड़ा है। जो पंजाब वाला सेक्शन है वो काफ़ी चौड़ा है, लेकिन जैसे जैसे पूरब की तरफ जाते हैं चौड़ाई इसकी क्रमशः घटती चली जाती है। यह यहाँ पे ध्यान रखना है। और इस मैदान का जो ढाल है यह कैसा है, तो यह बड़ा समतल है, अर्थात जो ढाल की प्रवणता है बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप पश्चिम से पूरब की तरफ गमन करते हैं जिस डायरेक्शन में गंगा नदी फ्लो करती है तो गंगा के मैदान का जो ढलान है बहुत ज़्यादा तीव्र नहीं है। ढलान कैसा है, मंद है, अर्थात यह मैदान लगभग समतल है। कैसा है, समतल है। और इसका अधिकांश जो भाग है यह समुद्र तल से लगभग 150 मीटर से अधिक ऊंचा है। कितना है, 150 मीटर से अधिक ऊंचा है। तो इसका तात्पर्य है सी लेवल से जो इसकी ऊंचाई है, सी लेवल से इसकी ऊंचाई लगभग 150 मीटर है। यह हमको क्लियर कट याद रख लेना है। और राजनीतिक दृष्टि से अगर देखें तो इस मैदान का जो विस्तार है उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, क्योंकि उत्तरी राजस्थान का जो सेक्शन है यह भी जो पंच, एक प्रकार से पंच तो नहीं कह सकते लेकिन हम सिंधु की जो सहायक नदियां हैं उसका भी यहाँ पर रोल हो जाता है। साथ में हरियाणा भी स्टेट आता है, पंजाब भी है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और आसाम राज्यों में भी इस विशाल मैदान का विस्तार देखने को मिलता है। और अपनी पश्चिमी सीमा पर यह राजस्थान मरुभूमि में घुल मिल जाते हैं। इसका तात्पर्य है हिमालय का जो सेक्शन पश्चिम में है वहाँ पर पश्चिमी आपका मैदान है, अर्थात जो सिंधु और वैसे बेसिकली सिंधु का ही पार्ट है। तो सिंधु का ज़्यादातर विस्तार कहाँ मिलता है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, दिल्ली तो नहीं बल्कि पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान वाला सेक्शन वहाँ पे आता है। दिल्ली वाला भी कुछ काज आता है लेकिन दिल्ली में कुछ काज भूमिका गंगा की भी हो जाती है। तो दिल्ली है या फिर बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, आसाम है, इन सब में ज़्यादातर गंगा और ब्रह्मपुत्र की भूमिका होती है।
तो यह इसके विषय में क्षेत्रफल और विस्तार के संदर्भ में यहाँ पर कुछ तथ्य थे। इसी प्रकार अगर मैदान के निर्माण के विषय में चर्चा की जाए तो यहाँ पर यह तथ्य काफ़ी प्रासंगिक हो जाता है। इस विशाल मैदान का जो निर्माण है नदियों द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों से हुआ है। इसका निर्माण किससे हुआ है? निक्षेपों से हुआ है, अर्थात अवसादों से हुआ है। किससे हुआ है? अवसादों से। यह अवसाद कहाँ से आए हैं? तो जो हिमालय है, जो एक नवबलित पर्वत है, इसी हिमालय का कालक्रम में अनाच्छादन और अपर्दन की प्रक्रिया हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ से जो अवसाद जनरेट हुए हैं या जो निक्षेप का प्रोडक्शन हुआ है, यही निक्षेप निचले क्षेत्रों में जब जमा किए गए हैं तो उसी से विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। निक्षेप काफ़ी गहरे हैं, अर्थात अवसाद काफ़ी गहरे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए यूरेशिया प्लेट और इंडियन प्लेट का क्या हुआ है? एक प्रकार से अभिसरण हुआ है। तो जब अभिसरण होता है तो जो प्लेट सबडक्ट करती है उस पर एक गर्त बनता है। तो यहाँ पर इंडियन प्लेट सबडक्ट की है, इसलिए जो एक प्रकार से गर्त है यह इंडियन प्लेट पर बना है। और इसी गर्त में देखा जाए तो हिमालय के जो अवसाद हैं नदियों के द्वारा ला करके इसी गर्त में डिपॉजिट किए गए हैं। तो जब गर्त में डिपॉजिट किए जाएंगे तो यहाँ पर गर्त में निक्षेपों का जमाव काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए लिखा गया है कि निक्षेप काफ़ी गहरे हैं, इनकी मोटाई काफ़ी ज़्यादा है, जिनकी मोटाई के बारे में अभी तक कोई निश्चित मत प्रकट नहीं हो पाया है। अलग अलग भूगोलवेत्ताओं के अनुसार अलग अलग मत यहाँ पर देखने को मिलता है। कुछ भूगोलवेत्ता तो यहाँ तक कहते हैं कि इसकी मोटाई लगभग 6000 मीटर तक है। कहाँ तक है? 6000 मीटर तक है, अर्थात 6 किलोमीटर मोटा है यह निक्षेप। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ ऐसे प्रमाण हैं जिनके अनुसार हम बता सकते हैं कि कुछ प्रयोगों के अनुसार इसकी जो औसत मोटाई है यह 1300 मीटर से लेकर के 1400 मीटर तक है। जबकि कांप की गहराई के बारे में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रकट किए हैं। जैसे एक विचार तो है कि भूमि की जब खुदाई की जाती है उसके आधार पर जो इसकी मोटाई का आकलन किया गया खुदाई करके, वहां पर इसकी मोटाई का जो पता लगा है यह सतह से 400 मीटर गहरा है। सतह मतलब सरफेस से, जो हमारा सॉयल ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ से जब गहराई में खुदाई करें हैं तो लगभग 400 मीटर मिलता है। लेकिन अगर तुलना इसकी हम सी लेवल से करें तो लगभग इसकी मोटाई जो मिलती है यह है 305 मीटर नीचे तक यह पार्ट दिखाई पड़ता है। यह संदर्भ हमको क्लियर रखना है कि मोटाई के संदर्भ में भी अलग अलग विचार यहाँ पर दिए गए हैं। और इसी में पहला विचार है भूमि की खुदाई के आधार पर। वैसे सामान्य दृष्टिकोण से इसकी मोटाई कितनी है? तो 1300 से 1400 मीटर तक इसकी मोटाई देखी जाती है। लेकिन हमने कहा अलग अलग विचार हैं, इसलिए अलग अलग मोटाई भी यहाँ पर देखने को मिलती है। इसी प्रकार एक विचार है जिसमें पाताल तोड़ कुओं के आधार पर इसकी मोटाई का अनुमान लगाया जाता है। और जब पाताल तोड़ कुओं का फॉर्मेशन किया गया, विकास किया गया, तो इसके आधार पर जो बोर किए जाते हैं, जो छिद्र बनाए जाते हैं, अर्थात जो बोरिंग की जाती है, वहाँ से अगर देखा जाए तो यह सब पथरीली चट्टानों तक पहुँचने में असफल रहे हैं। जितने भी बोरवेल बनाए गए हैं, बोरवेल का तात्पर्य होता है एक प्रकार से हम क्या करते हैं, ड्रिल करते हैं और ड्रिल करके निचले भाग में जाने का प्रयास करते हैं। तो जब बोरवेल बनाया जा रहा है तो बोरवेल को कितनों भी गहराई तक ले जाया गया, लेकिन यह नीचे किसी चट्टान तक पहुंच नहीं सका है। एक प्रकार से बोरवेल के आधार पर इस कांप की गहराई के विषय में कोई भी हमारे पास प्रमाण नहीं मिल पाते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो है चट्टानों तक पहुंच ही नहीं पाया है। तो इसको हम कह सकते हैं कि पहुंचने में असफल रहे हैं। अर्थात इस आधार पर हम यह नहीं अनुमान लगा पा रहे हैं कि वास्तव में कांप की गहराई कितनी है। उसी प्रकार ओल्डहम महोदय हैं और इन्होंने बताया है कि विशाल जो मैदान है, विशाल मैदान में कांप की गहराई भिन्न रूपों में पाई जाती है, कहीं पर अधिक है, कहीं पर कम है, क्योंकि सर्वत्र एक समान यह गहराई नहीं मिलेगी। क्योंकि नीचे कहीं पे चट्टान भी हो सकती है, क्योंकि इंडिया प्लेट यूरेशिया प्लेट की टक्कर हुई है, तो सब जगह गर्त एक समान नहीं होगा। कहीं पर गर्त गहरे हैं तो कहीं पर गर्त कम हैं, तो इसलिए गहराई में भिन्नता पाई जाती है। साथ में यहाँ पर लिखा है कि मैदान के उत्तरी भाग में इसकी जो गहराई है, जो उत्तरी भाग है अर्थात जो शिवालिक से सटा हुआ है, वहाँ पर गहराई लगभग 457 मीटर मिलती है, जो कि दक्षिण की ओर क्रमशः कम होती जाती है। दक्षिण की ओर क्या होती है? क्रमशः कम होती जाती है। इसी प्रकार अगर बात करें बुराड़ के अनुसार, किसके अनुसार? बुराड़ के अनुसार। तो बुराड़ के अनुसार यह विशाल मैदान अपने उत्तरी भाग में
बहुत अधिक गहरा है। बहुत अधिक गहरा है। कितना गहरा है? कुछ यहाँ पर आंकड़ा इन्होंने दिया नहीं है। लेकिन अगर आपसे कभी पूछा जाए कि मैक्सिमम गहराई कितनी बताई जाती है, तो मैक्सिमम गहराई आपकी 6000 मीटर तक बताई जाती है। कितनी बताई जाती है? 6000 मीटर तक बताई गई है। साथ में यहाँ पर भूगर्भिक सर्वेक्षण के आधार पर भी कुछ यहाँ पर पता लगाने का प्रयास किया गया है, और यहाँ पर यह बताया गया है कि आर्कियन चट्टानों के ऊपर इन निक्षेपों का जमाव कुछ गहराई तक पाया जाता है। कितनी गहराई है? कुछ यहाँ पर भी आंकड़ा हमारे सामने नहीं मिलता है। तो खैर ठीक है, सामान्यतया बस इतना कह सकते हैं कि जो विशाल मैदान है इसकी गहराई लगभग 1300 से 1400 मीटर है, जबकि कुछ भूगोलवेत्ताओं ने इसकी गहराई के विषय में बताया है कि यह लगभग 6000 मीटर की गहराई तक भी पाया जाता है। वहीं पर ओल्डहम महोदय ने कुछ और बताया है, बुराड़ महोदय ने कुछ और बताया है, या पाताल तोड़ कुएं ने हमको कुछ निष्कर्ष नहीं दिया है। भूगर्भिक सर्वेक्षण ने भी कुछ खास हमको निष्कर्ष नहीं दिया है। साथ में यहाँ पर जो पहला पॉइंट लिखा गया था कि भूमि की खुदाई, यहाँ पर मोटाई लगभग 400 से लेकर के 305 मीटर तक, 400 मीटर वैसे भू सतह से है और सी लेवल से 305 मीटर की मोटाई इसकी देखी जाती है। इसी प्रकार अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें, तो यहाँ पर विशाल मैदान का कुछ वर्गीकरण है जिसके संदर्भ में क्वेश्चन प्रासंगिक तरीके से पूछा जाता है। यहाँ पर यह बताया गया है कि इस विशाल मैदान का वर्गीकरण करना अत्यंत कठिन विषय है। सहज तो है नहीं, वैसे कोई भी विषय वस्तु आसान तो होती नहीं है, तो जब विषय वस्तु ही आसान नहीं है तो वर्गीकरण करना भी और टफ कार्य है। लेकिन खैर ठीक है। और यहाँ पर बात की जाती है कि इसकी सतह जो है समतल व एक सार है, अर्थात जो विशाल मैदान है यह समतल है और एक सार है, अर्थात लगभग इक्विवेलेंट है, प्लेन है। बहुत ज़्यादा इसमें अप और डाउन नहीं है, बहुत ज़्यादा अप डाउन विशाल मैदान में नहीं मिलता है, तथा यह समुद्र तल से लगभग 300 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं है। सामान्य दृष्टिकोण से अगर देखा जाए सी लेवल से इसकी जो ऊंचाई है यह लगभग 300 मीटर के आसपास मिलती है। बहुत ज़्यादा सी लेवल से यहाँ ऊंचा भी क्षेत्र नहीं है। साथ में यहाँ पर अगर देखा जाए यह ऊंचा जो भाग है यह सहारनपुर, अंबाला, लुधियाना के बीच फैला हुआ है, अर्थात जो कुछ भाग ऊंचा है भी वह उत्तर और पश्चिम वाला सेक्शन है, अर्थात जहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली ये सब सेक्शन देखने को मिलता है, यह भाग थोड़ा सा ऊंचा है, और जैसे जैसे पूरब की तरफ जाते हैं वहाँ पर भाग नीचे होता चला जाता है। उसके भी पीछे कारण ये है कि जो भारत का पश्चिमी सेक्शन है वहाँ पर अरावली है। क्या है? अरावली रेंज है, और अरावली रेंज के राइज से क्या हुआ है, भारत का पश्चिमी भाग थोड़ा सा उठा है और पूर्वी भाग थोड़ा सा दबा हुआ है। तो इसलिए पूर्वी भाग जो है सी लेवल से बहुत ज़्यादा ऊंचा तो नहीं है, लेकिन पश्चिमी भाग सी लेवल से थोड़ा ऊंचा हुआ है। लेकिन अगर एवरेज देखा जाए तो एवरेज लगभग 300 मीटर के ही आसपास देखने को मिलता है। यह जो उच्च भूभाग है गंगा और सिंधु नदियों के बीच, यह जल विभाजक का काम करता है, अर्थात यहाँ पर जो जल विभाजक है यह अरावली की चर्चा कर रहा है। किसकी चर्चा कर रहा है? अरावली की चर्चा कर रहा है। यह अरावली ही है कि जो जल विभाजन का कार्य करती है, अर्थात अरावली के पश्चिम का जो जल है यह अरब सागर में जाता है, और अरावली के पूर्व का जो जल है वह बंगाल की खाड़ी में जाता है, क्योंकि अरावली जो है एक प्रकार से रिज जैसा काम करती है, जल विभाजक के रूप में कार्य करती है। तो यह भी तथ्य हमको ध्यान रखना है। साथ में यह भी ध्यान रखना है कि सहारनपुर से लेकर के कोलकाता तक का जो सेक्शन है, सहारनपुर अर्थात जो उत्तर प्रदेश का भाग है, यहाँ से लेकर के कोलकाता अर्थात वेस्ट बंगाल तक का जो क्षेत्र है, इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। कितना है? 1500 किलोमीटर है। और इस प्रकार इसका औसत जो ढाल है यह लगभग 20 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है, अर्थात जब आप सहारनपुर से कलकत्ता की तरफ गमन करते हैं तो प्रति किलोमीटर जो ढलान ये होता है ये 20 सेंटीमीटर होता है, अर्थात ऐसे अगर 1 किलोमीटर जाते हैं तो यह ढाल जो होता है कितना होता है, यह 20 कितना सेंटीमीटर होगा? 20 सेंटीमीटर यह नीचे चला जाएगा, अर्थात इस प्रकार से यह ढलान है। 1 किलोमीटर इस तरह से है तो ये 20 सेंटीमीटर ढलान आपको मिलता है, जो बहुत बहुत ज़्यादा नॉमिनल है, अर्थात ढाल बहुत मंद है। यहाँ पर ढाल आपको महसूस ही नहीं होगा। खैर, साथ में यहाँ पर है कि जैसे जैसे गंगा नदी का
मध्य व निचला भाग या निचले भाग की तरफ हम जाते हैं, जिसको हम कहते हैं पश्चिम का मैदान, पूरब का मैदान और एक होता है मध्य का मैदान। गंगा के 3 मैदान होते हैं, जिसकी चर्चा आगे हम लोग करेंगे। निचला गंगा का जो मैदान होता है, यह बेसिकली आपका वेस्ट बंगाल में है। तो यहाँ पर निचला भाग का तात्पर्य है कि जो वेस्ट बंगाल का मैदान है, उसके संदर्भ में यहाँ पर चर्चा की जा रही है कि जैसे-जैसे गंगा नदी के मध्य व निचले घाटी की ओर बढ़ते हैं, अर्थात गंगा का जो मध्य वाला मैदान है और जो निचला गंगा का मैदान है, जब उधर जाते हैं, तो यहाँ पर यह जो ढाल है, ये थोड़ा-सा तीव्रता की तरफ बढ़ता है। वैसे-वैसे यह ढाल और भी मंद होता जाता है। देखो, जैसे-जैसे आप सागर की तरफ जाएँगे, ढाल कम होता चला जाएगा और जब ढाल कम होता है, तो कहते हैं कि ढाल मंद हो रहा है। ध्यान रखिएगा, ढाल जब कम होगा तो कहेंगे ढाल मंद हो रहा है और जब ढाल बढ़ता है तो कहते हैं ढाल तीव्र हो रहा है। तो जैसे-जैसे आप बंगाल की खाड़ी से दूर जाएँगे, ढाल तीव्र होगा। क्या होगा? तीव्र होगा। लेकिन जैसे-जैसे आप बंगाल की खाड़ी की तरफ जाएँगे, ढाल कम होता चला जाएगा, अर्थात ढाल मंद हो जाएगा। यह क्लियर रखिएगा, बंगाल की खाड़ी से जितना पश्चिम जाएँगे ढाल तीव्र होगा और बंगाल की खाड़ी के समीप जितना जाएँगे ढाल मंद हो जाएगा, अर्थात ढाल की तीव्रता कम हो जाएगी। तो यही लिखा गया है कि मध्य गंगा का मैदान और निचला गंगा का जो मैदान है, यहाँ पर ढाल की तीव्रता मंद हो जाती है, कम हो जाती है। साथ में यहाँ पर लिखा है कि वाराणसी से गंगा नदी के डेल्टा तक का जो ढाल है, यह औसत और भी कम होकर के लगभग 15 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर तक रह जाता है। तो खैर, हर सेक्शन का आपको ढाल की तीव्रता याद करना आवश्यक नहीं है। एक ही संदर्भ याद करिए। देखिए, ये जो पॉइंट हम आपके सामने लिख रहे हैं, यह किसी वनडे के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। अगर आप वनडे का एग्जाम देखें तो वहां पर बस इतना ही पर्याप्त है कि गंगा के मैदान के जो ढाल की तीव्रता है, वह लगभग 20 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर औसत मिलती है। लेकिन जैसे-जैसे आप पूरब की तरफ बढ़ते हैं, ढाल कम होता चला जाता है। लेकिन वहीं पर अलग-अलग स्थानों से तीव्रता अलग-अलग होती है। जैसे बनारस से जब आप आगे बढ़ते हैं, तो ढाल की तीव्रता कम हो जाती है, अर्थात 15 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर तक देखी जाती है और ढाल की तीव्रता के आधार पर इसका कुछ वर्गीकरण किया गया है, जो हम आगे देख लेते हैं। सबसे पहला इसका जो वर्गीकरण किया गया है, यहाँ पर कुछ सेक्शन मिलता है जिसको हम कहते हैं भाबर है, तराई है, पांगर है, भादर है, रेह है, भूण है और डेल्टाई क्षेत्र है। यह आपके कुछ मैदान हैं जिनके ढाल की तीव्रता के आधार पर यह नामकरण किया गया है। क्या है, अगर इसके संदर्भ में हम पढ़ें, आगे वैसे हम पढ़ेंगे जब हम बात करेंगे गंगा नदी का, लेकिन फिर भी यहाँ पर संक्षेप में थोड़ी सी चर्चा हम कर देते हैं कि यहाँ पर अगर मान लेते हैं यहाँ गंगा नदी का मैदान है और गंगा नदी ऐसे आगे बढ़ रही है, इसका उद्गम होता है किसी, मान के चलते हैं गंगोत्री हिमानी से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? गंगोत्री हिमानी से। लेकिन उद्गम के पश्चात यहाँ पर मैदान नहीं मिलता है। मैदान की जो शुरुआत होती है, यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है रामगंगा। तो रामगंगा से ही यहाँ पर मैदान की शुरुआत होती है और यहाँ पर कई प्रकार की नदियाँ मिलती हैं जहाँ पर मैदान मिलते हैं। लेकिन जैसे आप पहाड़ी से नीचे की तरफ आते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलता है भाबर। क्या मिलता है? भाबर का क्षेत्र मिलता है। भाबर का ये तात्पर्य होता है कि यहाँ पर पत्थर के बड़े-बड़े टुकड़े हैं और इन बड़े-बड़े टुकड़ों के नीचे से नदियाँ जब प्रवाहित हो जाती हैं, आगे बढ़ जाती हैं, जहाँ पर जल सतह पे नजर नहीं आता है, तो वो होता है भाबर। ये भी मैदान का ही सेक्शन आता है। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कण बारीक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कण हमारे बारीक हो जाते हैं और जल यहाँ पर क्या होता है? सतह पर परिलक्षित होने लगता है। सतह पर क्या होता है? जल परिलक्षित होता है। तो यह तो होता है भाबर होता है और यह होता है तराई होता है। तो जब जल सतह पे पुनः परिलक्षित होता है, जैसे ढाल थोड़ा कम होगा, जल सतह पे आ जाएगा। ढाल तीव्र है, जल अंदर चला गया है। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जब मैदानी क्षेत्र में आते हैं पूर्णतया, तो यहाँ पर भी जो पुराना जलोढ़ का मैदान, जैसे यहाँ पर जलोढ़ के मैदान है, क्या है? ये मैदान है। जलोढ़ का मैदान जो एकदम समीप में है, वह तो कहलाता है आपका, अभी दूर है, दूर वाले का एक अलग नाम है, पास वाले का एक अलग नाम है। जो दूर वाला है, इसको हम कहते हैं बांगर। क्या कहते हैं? बांगर है। और जो पास में है, इसको हम कहते हैं खादर। क्या कहते हैं? खादर। तो खादर जो है,
यह बाढ़ युक्त मैदान है और बांगर जो है यह बाढ़ रहित है। ये क्या है? बाढ़ रहित है। और यह जो है यह बाढ़ युक्त है। कैसा है? बाढ़ युक्त है। और वहीं जब यह नदी प्रवाहित होकर के कहाँ पहुंचती है? बंगाल की खाड़ी के पास पहुंचती है, तो यहाँ पर बनता है क्या? डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। का फॉर्मेशन होता है, डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। तो वही सब संदर्भ यहाँ पर लिखा गया है। अर्थात यहाँ पर आप देख सकते हैं भाबर है, तराई है, बांगर है, खादर है, रे है, भूड़ है और डेल्टाई क्षेत्र है। तो इन सब संदर्भों को हमको क्रम से समझना है। आइए एक एक करके समझ लेते हैं कि क्या यहाँ पर विषय वस्तु है जो हमको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले भाबर प्रदेश की हम बात करते हैं। अगर भाबर प्रदेश के विषय में देखा जाए तो भाबर प्रदेश का जो यहाँ पर पॉइंट है काफी क्लियर होना चाहिए आपको। लिखा गया है कि जहां हिमालय पर्वत और गंगा नदी के मैदान मिलते हैं, अर्थात पर्वतपदीय क्षेत्र, पर्वतपदीय क्षेत्र है, वहां हिमालय पर्वत से निकलने वाली असंख्य धाराओं ने, किसने? असंख्य धाराओं ने अपने साथ पर्वतीय क्षेत्रों से टूटकर गिरे हुए पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े काफी गहराई तक जमा कर दिए हैं। छोटे छोटे टुकड़े, क्योंकि पर्वतपदीय क्षेत्र है तो पत्थर के टुकड़े यहाँ पे आएंगे, मिट्टी नहीं, पत्थर के टुकड़े जिसको यहाँ पर निक्षेपित किया गया है, जैसा हमने देखा है। और इन कंकड़ पत्थरों से ढके हुए भाग को ही भाबर कहते हैं। क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। यह गंगा मैदान के उत्तरी सीमा को निर्धारित करता है। अर्थात गंगा नदी का जो उत्तरी सेक्शन है, मैदान का जो उत्तरी भाग है, उसका निर्धारण यही भाबर क्षेत्र करता है। यह हिमालय के पथरीले ढाल हैं और उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक लगभग 10 से लेकर के 15 किलोमीटर की चौड़ाई में फैले हुए हैं। तो हिमालय का जो सेक्शन है, इससे जब आप दक्षिण की तरफ आते हैं, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर पुनः हम बता देते हैं, वैसे तो हमने इधर से लिखा है, लेकिन इसका तात्पर्य तो है नहीं हिमालय पूरा पूरा ऐसे ही बना है ना, हिमालय पूरा पूरा ऐसे बना है। तो हिमालय जब पूरा पूरा ऐसे ही बना है तो यहाँ पर आप एक तथ्य बता सकते हैं, ऐसे हम लिख देते हैं। क्या बात है? यहाँ पर अगर हम देखें, ये तो है मेरा पूरा हिमालय, तो हिमालय है तो हिमालय का पर्वत पद इधर ही होगा, पूरा हिमालय का पर्वत पर दक्षिण की तरफ ही होगा ना। ऐसे में यहाँ पर जितने भी सेक्शन है सब भाबर ही हैं। क्या है? भाबर। जितने भी हिमालय से सटे हुए क्षेत्र है सब भाबर हैं, क्योंकि यहाँ से कोई न कोई नदियां निकल करके सब आके गंगा में ही मिलती हैं। तो यहाँ पे भी भाबर, तराई सब ऐसे मिलते हैं। तो जहां पर भी नदी का, जैसे मान लेते कोई नदी यहाँ से आई, ऐसी नदियां बहुत सारी आकर के गंगा में मिली है ना, सब मिली हैं। इनका भी जो सेक्शन ए वाला है ये सब भाबर है। क्या है? भाबर है। तो यही विषय कह रहा है कि जो उत्तरी सेक्शन है, कौन सा सेक्शन है? जो उत्तरी भाग है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कौन सा मैदान है? भाबर का मैदान। लिखा है हिमालय के पथरीले ढाल है जो उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक लगभग 10 से 15 किलोमीटर की चौड़ाई में पूरा हिमालय के पर्वत पद में फैले हुए हैं। और इस भूभाग में आमतौर पर नदियों का जल कंकड़ पत्थर के ढेर के नीचे ही प्रवाहित होता है, अर्थात सतह पे नजर नहीं आता है। केवल बड़ी नदियों का जल ही धरातल पर प्रवाहित होता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन ज्यादातर नदियों का जल क्या होता है? पत्थर के नीचे से ही प्रवाहित होता है, इसलिए उसको हम भावर कहते हैं। वैसे गिरिपद क्षेत्र होता है जो कंकड़ पत्थर से बना हुआ है। इसके पश्चात दूसरा सेक्शन है जिसको हम कहते हैं तराई वाला सेक्शन। तो जब हिमालय से दक्षिण की तरफ आप बढ़ते हैं, सबसे पहला जो पर्वत पद का क्षेत्र है मैदान का, वह भाबर होता है। उसके पश्चात आता है तराई, क्योंकि धीरे धीरे मैदान अब स्टार्ट हो जाएगा, ढाल की तीव्रता कम होगी, तो तराई वाला सेक्शन स्टार्ट होता है। अर्थात भाबर प्रदेश के दक्षिण में उसके समानांतर फैला यह प्रदेश लगभग 15 से 30 किलोमीटर की चौड़ाई में है। और यहाँ पर अगर देखा जाए कि भाबर प्रदेश में धरातल के नीचे बहने वाला जल यहाँ पर धरातल पर बहने लगता है, अर्थात सतह पे जल प्रकट हो जाता है। हमने पहले ही इमेज में बताया है कि जल यहाँ पे क्या होता है? सतह पे प्रकट हो जाता है, जबकि इससे पूर्व जल जो था वह कंकड़ पत्थर के नीचे से बहता था। तो तराई और भाबर में यह बेसिक डिफरेंस है। और यह निम्न समतल मैदान है जहां नदियों का पानी इधर उधर फैलकर दलदली क्षेत्रों का निर्माण करता है। तो तराई क्षेत्र में बहुत सारे दलदल का भी फॉर्मेशन होता है, क्योंकि नदियां पहाड़ से उतरती हैं, जो पर्वत पद है वहां पर कंकड़ पत्थर को जमा करती हैं,
क्योंकि ढाल थोड़ा मंद हो जाता है, लेकिन नदियों का जल उस पत्थर के नीचे से प्रवाहित होता है, आगे बढ़ता है, तो वहाँ पर जो और बारीक अवसाद हैं वो डिपॉजिट किए जाते हैं। लेकिन जल जो पहले कंकड़ पत्थर के नीचे से प्रवाहित होता था, वह अब सतह पे प्रकट हो जाता है। प्रकट होने के साथ-साथ यह जो क्षेत्र होता है, यह दलदली क्षेत्र हो जाता है। हिमालय से अगर दक्षिण में देखें तो सबसे पहले भाबर मिलता है, उसके थोड़ा और दक्षिण में जाते हैं तो क्या मिलता है? तराई मिलता है। यह हमको क्लियर याद रखना है। वही यहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ नदियों को कोई निश्चित मार्ग नहीं होता है। यह नदियाँ अपने टेढ़े-मेढ़े मार्ग से लगातार परिवर्तित होते हुए आगे बढ़ती हैं, यह हमको क्लियर होना चाहिए। साथ में अगर इसकी रचना के विषय में देखा जाए, तो इसके जो मटेरियल हैं, एक कैसे हैं? बारीक प्रकार के मटेरियल से बने हुए हैं। किससे बने हैं? बारीक मटेरियल से बने हुए हैं। पत्थर हैं, रेत हैं और चिकनी मिट्टी से यह निर्मित हुई संरचना है। और इसको साफ करके धीरे-धीरे खेती के अंतर्गत लाया जाता है। तो जो आपका यह तराई वाला बेल्ट है, यह खेती के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इसको हमें समझना होगा। और अगर अगले भाग की हम बात करें, अगला प्रदेश होता है कांप का प्रदेश, कांप का मैदान होता है। अगर इसको संदर्भित करें, तो इससे पूर्व का जो पार्ट था, यह पर्वत पद था, पर्वत का फुट हिल था। फुट हिल में सबसे पहले आपको मिला है क्या? भाबर, फिर तराई। और आगे बढ़ते हैं, अर्थात हिमालय से जब आप दक्षिण की तरफ आगे बढ़ते हैं, शिवालिक से दक्षिण की तरफ आगे बढ़ते हैं, अर्थात भारत की तरफ आते हैं, विशाल मैदान की तरफ आते हैं, तो सबसे पहले भाबर मिला है, तराई मिला है, फिर जो मिलेगा वो मिलेगा कांप का। यह मैदान जो है कांप मिट्टी की ही देन है। और इस कांप को गंगोध अर्थात गंगा की कांप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको गंगा की कांप कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसे गंगा की कांप कहते हैं। यह कांप रेत की कम मात्रा रखने वाली सख्त चिकनी मिट्टी की भांति होता है। कांप में देखो, एक प्रकार से हम जलोढ़ कह सकते हैं, इसी को क्या कह सकते हैं? जलोढ़ कहते हैं। यह एलुवियल है, एलुवियल को ही हम कहते हैं जलोढ़। क्या कहते हैं? जलोढ़। तो यहां पर इसका तात्पर्य है कि इसमें सबसे पहले कंकड़ थे। कंकड़ जब बारीक हो गए, अर्थात रेत का जब प्रधानता हो गई, तो वह तराई हो गया। और जब रेत के साथ चिकनी मिट्टी की प्रधानता बढ़ने लगी, तो वह कांप का क्षेत्र हो गया। क्योंकि ढाल मंद हो रहा है, और जब ढाल मंद होगा तो यहाँ पर अब बारीक कण आने लगेंगे। कैसे कण आने लगेंगे? बारीक कण आने लगेंगे। यह कांप का मैदान है। और यह कांप जो मिट्टी है, दो भागों में वर्गीकृत की जाती है। ध्यान रखिएगा, कांप की मिट्टी कितने भागों में वर्गीकृत की जाती है? दो भागों में। इसी में आपको मिलता है खादर और बांगर। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इसी में बांगर का प्रदेश है और इसी में खादर का प्रदेश है। क्योंकि हमने कहा कि जहां पर नदी का जल, जब नदी में उफान आता है तो यह बाढ़ प्रभावित हो जाता है, उसको हम कहते हैं खादर। लेकिन जहां पर बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है, न बनाया गया है नदी के द्वारा ही, नदी ने अपने जल के द्वारा अवसाद को ला करके डिपॉजिट किया है, लेकिन अब वह मैदान उच्च हो गया है, वहां पर अब बाढ़ की समस्या नहीं आती है। तो वह तो बांगर है, लेकिन जहां बाढ़ की अभी समस्या आती है, जो नदी का अभी बेसिन है, वह खादर कहलाता है। वही यहाँ पर लिखा गया है। बांगर जो प्रदेश है, बांगर प्रदेश यह मैदान का वह ऊंचा भाग होता है जहां सामान्य रूप से नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है। यहाँ पुरानी कांप है, पुरानी मिट्टियों से ये बना हुआ है, क्योंकि नवीन मिट्टी जो है वहां पे बाढ़ तो आ जाती है। पुरानी मिट्टी से बना जो मैदान है उसको कहते हैं हम लोग बांगर कहते हैं, जिसका निर्माण काल मध्य से अपर प्लिस्टोसीन युग के कालखंड में हुआ है। क्योंकि हिमालय के पश्चात इसकी उत्पत्ति हुई है। और हिमालय जो है क्वाटरनरी कालखंड का है, उस टर्शियरी कालखंड का है। और जब क्वाटरनरी कालखंड में आते हैं तो वहाँ पर प्लिस्टोसीन का कालखंड आता है और होलोसीन का कालखंड आता है। तो यहाँ पर प्लिस्टोसीन में भी जो मध्य प्लिस्टोसीन है और अपर प्लिस्टोसीन का पार्ट है, अर्थात जहाँ पर होलोसीन की शुरुआत होती है, होलोसीन से जस्ट पहले की जो घटना है, वहाँ पर इसका निर्माण हुआ है, ऐसा हमको याद रखना है। और इसका जो रंग है यह हरा है, तथा इसमें कंकड़ भी मिलते हैं। क्योंकि पहले बना है तो साथ में कंकड़ पत्थर भी आए रहे होंगे। क्योंकि कंकड़ पत्थर जब हिमालय पहले पहले टूटेगा तो कंकड़ पत्थर की प्रधानता होगी। धीरे धीरे जब और तोड़ फोड़ होगी तो कंकड़ पत्थर कम हो जाएंगे, तो इसमें कंकड़ वंकड़ की रहते हैं। साथ में इसकी जो ऊंचाई है, कहीं कहीं पर 30 मीटर है
लेकिन ऊंचाई में इस सतह पर उतार चढ़ाव है कि सरसरी दृष्टि से देखने पर बांगर और खादर में बहुत ही कम अंतर मिलता है। वैसे अगर आप दूर से देखेंगे तो खादर और बांगर में कोई बेसिक डिफरेंस नहीं होता है। जैसे अब आप देखिए, अगर हम बात करें हिमालय और नीचे जो हमारा विंध्याचल पहाड़ी है, इसके मध्य का जितना भाग है ये गंगा का मैदान है। लेकिन क्या बाढ़ हर जगह आती है क्या? नहीं आती है। लेकिन ये पूरा जो भाग बना हुआ है, यह गंगा नदी के द्वारा ही बनाया गया है। लेकिन तो यहाँ पर जो पुराना भाग है, जो अब बाढ़ रहित हो चुका है, वो सब बांगर हैं। वहाँ पर पत्थरों की थोड़ी रहती, मतलब कुछ-कुछ वहाँ पे कंकड़ पत्थर मिल जाते हैं। लेकिन जो एकदम नदी बेसिन में अभी अ, फ्लो करते हैं, मतलब जो नदी बेसिन में अभी मैदान है, वो सब बांगर हैं। थोड़ा-सा ये ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर आप सरसरी निगाह से देखेंगे तो कोई विशाल, कोई बेसिक डिफरेंस यहाँ पे नज़र नहीं आता है खादर और बांगर में। इस मैदान में धरातल का उतार-चढ़ाव समुद्र की लहरों के समान ही लहराता हुआ दिखाई पड़ता है। जैसे समुद्र की लहरें चल रही हैं, वैसे ही इसके ढलान आपको नज़र आते हैं। सतलज का मैदान तथा गंगा के ऊपरी मैदान में बांगर की अधिकता पाई जाती है। किसकी अधिकता पाई जाती है? बांगर की अधिकता पाई जाती है। यह हमको याद रखना है। किसमें? सतलज का मैदान और गंगा का जो ऊपरी मैदान है, गंगा के 3 मैदान हैं। एक ऊपरी मैदान है, एक मध्य मैदान है और एक निचला मैदान है। मध्य मैदान में अगर देखें तो उसमें आता है आपका पूर्वांचल है, सारण है, मिथिला है और मगध है। और जो ऊपरी गंगा का पार्ट है, उसमें आपका रुहेलखंड और अवध आता है। क्या आता है? रुहेलखंड और अवध आता है, जिसका विस्तार सामान्यतया अगर हम देखें तो रामगंगा और जो घाघरा नदी है, वैसे रामगंगा और गोमती के मध्य का क्षेत्र आपका रुहेलखंड कहलाता है। गोमती और घाघरा के मध्य का क्षेत्र आपका अवध कहलाता है, जिसकी प्रॉपर चर्चा हम लोग आगे करेंगे। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर अगर अपने इमेज में आ जाएँ, जहाँ पर हम बनाए थे, यहाँ पर, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से एक गंगा की एक नदी है जिसका नाम है, आप कह सकते हैं गोमती है, और यहाँ पर है घाघरा। तो गोमती और घाघरा यहाँ तक का जो क्षेत्र ये है घाघरा, यहाँ तक का जो क्षेत्र है यह आपका ऊपरी गंगा कहलाता है। लेकिन यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं, जिसमें आपकी गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, ये सब का जो सेक्शन है, इसको हम लोग कहते हैं क्या? मध्य गंगा। और कोसी से महानंदा तक का जो पार्ट होता है उसको कहते हैं निचला गंगा। तो यहाँ तक का जो सेक्शन है, इसमें ज़्यादातर बांगर की सॉयल पाई जाती है। यह हमको क्लियर कट मैसेज कंप्लीट होना चाहिए। तो वही संदर्भ यहाँ पर लिखा गया है जिसको हमें समझना था। साथ में अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं बांगर की, ये तो बांगर हो गया। अगला है खादर। क्या है खादर? खादर क्या है? यह वह भूभाग है जहां नदियों की बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचता रहता है। ठीक है। और इसे नदियों के बाढ़ के मैदान या कछारी प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कछारी प्रदेश कहते हैं, क्योंकि यह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होता है, लेकिन उपजाऊ काफी ज्यादा होगा। क्योंकि जब भी बाढ़ आएगी तो नदियां अपने साथ बहुत सारे पोषक तत्व ला करके यहाँ पर निक्षिप्त कर देती हैं, और निक्षिप्त करेंगी तो इससे यह क्षेत्र काफी ज्यादा उपजाऊ हो जाता है। साथ में प्रति वर्ष बाढ़ के जल से यहाँ की मिट्टी नवीन होती रहती है, और यह अपर प्लिस्टोसीन युग से लेकर के आधुनिक काल अर्थात जो होलोसीन का कालखंड है, इस कालखंड तक अभी तक, मतलब वर्तमान तक, यह अभी मिट्टियां बनती रहती हैं। तो यह भी आपको याद रखना है, एज भी याद रखना है, और क्या इसकी कंडीशन है उसको भी याद रखना है। और इसका रंग जो होता है यह हल्का कलर होता है, क्योंकि पुरानी मिट्टी है नहीं तो इसलिए गाढ़ा कलर होगा नहीं। नवीन मिट्टी है इसलिए रंग इसका हल्का होता है। बालू व कंकड़ से युक्त हैं, अर्थात बालू भी रहेगा और कंकड़ पत्थर भी रहेगा। भूमिगत जल का उत्तम संग्रह यहाँ पे होता है, क्योंकि नदी के बेसिन का यह सेक्शन होता है। और इसकी उपजाऊ शक्ति में प्रतिवर्ष वृद्धि होती है, क्योंकि प्रतिवर्ष यह बाढ़ प्रभावित हो जाता है, इसलिए यहाँ पर लगातार हम कह सकते हैं उपजाऊपन बना रहता है। इसी प्रकार एक भाग इसका जो अगला है वह होता है रेह, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि ऊंचाई के आधार पर इस विशाल मैदान को कई भागों में बांटा गया है। उसी में है रेह। अगर रेह के संदर्भ में देखा जाए तो जो बांगर मिट्टी है, अर्थात जो पुराना जलोढ़ है, तो बांगर मिट्टी के उन क्षेत्रों में जहां सिंचाई कार्यों की अधिकता हुई है, इस पर हम लोग बहुत व्यापक चर्चा करते हैं जब सॉइल पढ़ते हैं, तो कि जब कहीं पर भी हम अनियंत्रित और अधिक सिंचाई करते हैं तो वहाँ का जो
पृथ्वी के आंतरिक भाग में विद्यमान जो साल्ट होता है, वह वाष्पीकरण की प्रक्रिया से सतह पर आ जाता है और वहाँ की मृदा रेह, ऊसर और कल्लर हो जाती है। तो यह ज़्यादातर घटनाएं बांगर में होती हैं, क्योंकि बांगर में सिंचाई का अभाव होता है। और अगर उस क्षेत्र से नदियों को हम नहरों को अगर प्रवाहित करते हैं, तो लोग नहरों से अनियंत्रित और अधिक सिंचाई कर देते हैं। इसलिए जो साल्ट जमीन के अंदर थे, वो साल्ट सतह पर आ जाते हैं और वहाँ की मिट्टी क्या हो जाती है, रेह हो जाती है। उसी के संदर्भ में यहाँ पर बात की गई है कि यहाँ की मिट्टी नमकीन और सफ़ेद परत की हो जाती है, क्योंकि जहाँ पर रेह होता है वहाँ की सॉइल नमकीन होती है और कैसी होती है, सफ़ेद कलर की हो जाती है। सफ़ेद परत वाली इस मिट्टी को क्या कहते हैं, रेह या कल्लर के नाम से पुकारते हैं। यह ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा के शुष्क भागों में इसका विस्तार पाया जाता है। रेह, ऊसर, कल्लर यह ज़्यादातर बांगर के मैदान में ही मिलते हैं और ऐसे क्षेत्र में मिलते हैं जो अर्ध शुष्क होते हैं, सेमी एरिड टाइप के होते हैं, क्योंकि वहाँ पर वर्षा का अभाव होता है। हम लोग कृत्रिम सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नहरों का विकास कर दिए हैं और नहरों से लोगों ने अत्यधिक और अनियंत्रित सिंचाई किया है, जिसका परिणाम है कि वहाँ की मृदा कैसी हो चुकी है, रेह, ऊसर और कल्लर हो चुकी है। यह उसी का संदर्भ है। इसी प्रकार जो अगला पार्ट है, यह है भूण। क्या है? भूण। अगर भूण के विषय में बात करें, तो बांगर मिट्टी के उन क्षेत्रों में जहां आवरण क्षय के फलस्वरूप, आवरण क्षय का तात्पर्य है कि मिट्टी का ऊपरी जो भाग है यह वर्षा के द्वारा अपर्दित हो चुका है, जिसको हम लोग कहते हैं रिल अपर्दन या परत अपर्दन। तो जब परत का अपर्दन हो जाता है, तो उसी को यहाँ पर बात किया जाता है कि बांगर मिट्टी के उन क्षेत्रों में जहाँ आवरण का क्षय हो जाता है, फलस्वरूप ऊपरी जो मिला मिट्टी है ये नष्ट हो जाती है। जो उपजाऊ मिट्टी हो गई, क्या हो गई, कट गई है वर्षा जल के द्वारा। वहां अब कंकड़ीली ऊंची भूमि मिलती है और ऐसी भूमि को हम क्या कहते हैं, भूण कहते हैं। अर्थात मान लेते हैं कहीं पर अवसाद का जमा हुआ, वृक्ष वहां पर उग गए, तो वृक्ष क्या करते हैं, मृदा के अपरदन को रोकते हैं। लेकिन मनुष्य ने वृक्षों को काट डाला, तो वृक्ष जब कट गए, तो अब जो वर्षा है यह मृदा का कटाव करता है और मृदा का जब सीट इरोजन होता है, परत अपरदन होता है, तो ऊपर की जो उपजाऊ मृदा थी, उपजाऊ मिट्टी थी, यह कट गई है। तो बचेगी नीचे की कठोर और ककड़ीली पथरीली मिट्टी मिलेगी, जो उपजाऊ कम होगी। तो वही संदर्भ है आपका भूण का। किसका संदर्भ है? भूण का है। यह बालू के ढेर हैं जो प्राचीन काल में जल के बहाव से बने हुए थे। गंगा और रामगंगा नदियों के प्रवाह क्षेत्रों में भूण का जमाव विशेष रूप में देखने को मिलता है। तो जो गंगा और रामगंगा का क्षेत्र है, अर्थात जो पथरीली पार्ट हैं, वह सब आपका भूण प्रदेश के अंतर्गत रखा जाता है। इसी प्रकार अगर हम अगला पार्ट देखें, तो अगला यहाँ पर है डेल्टाई प्रदेश। अब डेल्टाई प्रदेश क्या है? अर्थात नदियां जहां पर सागर में मिलती हैं, उसी को हम लोग डेल्टाई प्रदेश कहते हैं। तो यहाँ पर डेल्टाई प्रदेश के संदर्भ में देखिए क्या विषय वस्तु है। पहला तो यही है कि डेल्टा के मैदानों का निर्माण नदी के मुहाने के निकट होता है, जहां नदियां किसी सागर या महासागर में मिलती हैं। जैसे गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है, सिंधु नदी अरब सागर में मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो विशाल डेल्टा है, जिसको हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, इसका विस्तार भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। इस डेल्टा का पुराना जो भाग है यह भारत में है। पुराना भाग कहाँ है? भारत में है। और नवीन भाग जो है वो कहाँ पहुंच गया है? बांग्लादेश में है। क्योंकि जैसे जैसे मिट्टी पुरानी होती है, नदी आगे बढ़ती चली जाएगी। तो पुराना भाग भारत में है और नवीन भाग जो है वो कहाँ पहुंच गया है? बांग्लादेश में पहुंच गया है, जो लगभग स्थिर है। और नवीन भाग बांग्लादेश में है। पुराना भाग तो स्थिर रहेगा क्योंकि पहले बन चुका है। नवीन भाग कहाँ पहुंच गया? बांग्लादेश में, क्योंकि नदी धीरे धीरे बांग्लादेश की तरफ जाएगी। साथ में जो अभी भी निर्माण या अवस्था में विद्यमान है, तो बांग्लादेश का जो डेल्टा है यह अभी भी क्या है? ऑनगोइंग प्रोसेस में है, क्योंकि नदियां लगातार अवसाद को लाके यहाँ पे डिपॉजिट करती रहती हैं। वास्तव में डेल्टाई प्रदेश जो होता है, खादर प्रदेश का ही विस्तार क्षेत्र माना जाता है। लेकिन खादर एक अलग मान सकते हैं और डेल्टा को अलग संदर्भ में हम देखते हैं, तभी तो अलग रखा गया है। यह विशाल मैदान अपनी दक्षिणी सीमा पर विशेष रूप से चंबल और सोन नदियों के बीच नदियों द्वारा बुरी तरह से काट दिया गया है और इसे हम कहते हैं बुरा स्थल, या इसी को कहते हैं बैड लैंड। क्या कहते हैं? बैड लैंड। और इसी को कहते हैं हम लोग बीहड़ भूमि। क्या कहते हैं? बीहड़ भूमि। और यह बीहड़ भूमि वही है जो चंबल की भूमि है। तो जो यहाँ पे चंबल और सोन नदियों ने जब
बहुत ज़्यादा कटाव कर देती हैं, तो वहाँ पर बनती है बीहड़ भूमि अर्थात उत्खात भूमि इसी को कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इसी को उत्खात भी कहते हैं। इसी को बुरा स्थल, बैडलैंड, इसी को उत्खात भूमि कहते हैं, इसी को बीहड़ भूमि भी कहते हैं। और यह तब बनता है कि जब बहुत ज़्यादा नदियों के द्वारा कटाव कर दिया जाता है, तो इस प्रकार की संरचना का फॉर्मेशन होता है। तो यह संदर्भ था जो हमने आज उत्तर के विशाल के मैदान में समझने का प्रयास किया है, लेकिन कुछ भाग अभी शेष है जिसकी चर्चा हम लोगों को कल के एपिसोड में करना होगा। तो हम लोग मिलेंगे कल के एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।